व्यूअर्स, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं सियासत टीवी का खास प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात। तो व्यूअर्स, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम मौजूद हैं आपके दरमियान लेकर एक और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की एडवाइस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं सियासत टीवी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी उन्हें हमने दी है ताकि वी रीच अ वाइडर टारगेट ऑडियंस एंड जितने ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट होगा वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डायबिटीज़ या शुगर, जिसे हम आम भाषा में कहें, हर फैमिली में एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। हम किसी भी फैमिली में जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी फंक्शन में हम कम अक्रॉस करते हैं, हम किसी न किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो डायबिटीज़ से परेशान है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर MS बेग जुनैद, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि डायबिटीज़ कितनी डेंजरस बीमारी है, एक्चुअली डायबिटीज़ है क्या, कैसे हम समझें कि हम डायबिटीज़ से मुतासर हुए हैं या हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डायबिटीज़ एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर आपकी बॉडी में और आपके ब्लड में शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो शुगर लेवल्स ज़्यादा हो जाने के थोड़े इम्कानात होते हैं। जो सिम्टम्स आपको दिखते हैं वो इनमें से कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं। आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, जिसे हम पॉलीफेजिया कहते हैं, प्यास ज़्यादा लगेगी और यूरिन ज़्यादा आएगा, तो पेशाब ज़्यादा आएगा। तो ये 3 सिम्टम्स इनिशियल फेज़ में आएंगे, जिसके बाद आपको ऐसे इम्कानात आएंगे कि आपको शुगर है। तो एट दिस स्टेज आपको क्या करना है, ये सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए यू हैव टू कंसल्ट अ डायबिटोलॉजिस्ट और अ फिजिशियन। दे विल डू अ फ्यू टेस्ट, आपके थोड़े टेस्ट किए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको शुगर है या नहीं। थोड़े कट ऑफ्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ है या नहीं। इसके अंदर से फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है, जो ओवरनाइट फास्टिंग के बाद हम चेक करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ अबव 126। तो ये 126 इज़ द कट ऑफ लिमिट। इसके ऊपर जो वैल्यूज़ होते हैं, इससे एंड देन खाने के बाद का जो 2 आवर्स का शुगर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट प्रांडियल टेस्ट। इसके अंदर शुगर लेवल्स अबव 200। एंड अनदर टेस्ट इज़ द रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। बाज़ वक्त पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि खाना कब खाएं हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में वी डू अ रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। इनके अंदर 200 शुगर लेवल्स होते हैं, प्लस दे ऑल्सो हैव दी सिम्टम्स। मैंने जो अभी आपको बताया है, सिम्टम्स ऑफ पॉलीयूरिया, जो पानी ज़्यादा लगना है, पेशाब ज़्यादा आना है एंड भूख ज़्यादा लगना है, ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं। ये होते हुए शुगर लेवल्स मोर देन 200, ये हमें बताते हैं कि पेशेंट इज़ अ डायबिटिक। अनदर टेस्ट, एक कॉमन क्वेश्चन हमें ये आता है कि डॉक्टर साहब हमने कभी खाना खा के आया तो हमारे शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वी डू अ टेस्ट कॉल्ड HbA1c। HbA1c का मतलब ये होता है वी चेक द शुगर लेवल्स दैट आर अटैच्ड टू योर RBCs। खून के जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर ये शुगर जाके अटैच होता है और इसके लेवल्स हम मेजर करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शुगर 3 मंथ से है या नहीं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक्स में बाज़ वक्त आपने देखा होगा कोविड के पेशेंट्स में स्टेरॉयड का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, उसके अंदर शुगर लेवल्स थोड़े फ्लक्चुएट होते हैं। बाज़ लोगों के शुगर लेवल्स ऊपर आते हैं देन दे कम डाउन आफ्टर अ व्हाइल। तो ऐसे लोगों के अंदर HbA1c इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल। ये बहुत काफ़ी यूज़फुल चीज़ है जिससे हम शुगर लेवल्स देखकर, अगर ये लेवल 6.5 के ऊपर रहेगा तो ये लेवल देख के हम बता सकते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है या नहीं। बट बेसिकली पेशेंट्स को ये समझना चाहिए कि आपको 3 सिम्टम्स पहले आएंगे। हर पेशेंट का तो आप चेक नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई वी रिलाई ऑन दीज टेस्ट, HbA1c, FBS एंड PLBS। सर, आपने जो बातें कही इससे हम ये तो समझ गए कि डायबिटीज़ क्या है, पर आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी है तो आगे चलकर ये कैसी प्रॉब्लम्स हमें दे सकता है, कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या हमें समझाइए कि कितना डेंजरस बेसिकली डायबिटीज़ है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ आर सच कि ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है बॉडी में जो जहाँ पर डायबिटीज़ अफेक्ट नहीं करता है। आप अगर टॉप से बॉटम जाएंगे तो आपके CNS जो ब्रेन में होगा, तो डिस्फंक्शन जो कहते हैं, उसके अंदर स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। हार्ट के अंदर अगर आप आएँ तो ये MI के जो चांसेस हम जो कहते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। किडनी के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं डायबिटीज़ से। तो बेसिकली ये होता क्यों है कि जब आपके बॉडी में इतना शुगर जमा होता है तो आपकी बॉडी आपको एक वार्निंग साइन देती है कि आपका शुगर बढ़ रहा है। इफ़ एट दैट लेवल आप इंटरवीन करते हैं या अपने आप को रोकते हैं, निज़ाम में तब्दील लाते हैं, और इफ़ यू कंसल्ट अ फिजिशियन और अ डायबिटोलॉजिस्ट, ये पॉइंट पर हम आपके जो सिम्टम्स हैं उनको प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम होगा, एक तो आपके बॉडी में शुगर ज़्यादा है और ये शुगर आपकी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, तो फटीग ज़्यादा रहेगा, थकान ज़्यादा रहेगी, पेशेंट को ऐसा लगता है कि हर थोड़ी चीज़ के बाद वो थक जा रहा है। सेकेंड थिंग, बिकॉज डायबिटिक में शुगर ज़्यादा रहने की वजह से देयर समथिंग कॉल्ड ऑस्मोटिक सिम्टम्स। ऑस्मोटिक सिम्टम का ये मतलब होता है, जहाँ पर आप शक्कर ले लीजिए, आई जस्ट गिव यू एन एनालॉजी, एग्जाम्पल के तौर पर
आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, उसके अंदर शक्कर मिलाते जाइए, तो थोड़ी देर के बाद शक्कर कम्प्लीटली मिल जाएगा। पानी आप उतना ही रखिए, फिर से शक्कर ऐड करते जाइए करते जाइए करते जाइए। वो टाइम पर क्या होगा, शुगर का लेवल इंक्रीज होते जाएगा एंड दैट सोल्यूशन जो है वो गाढ़ा बनते जाएगा। इट्स द सेम थिंग दैट हैपन्स इन योर बॉडी। शुगर की तरफ से आपका खून गाढ़ा होना शुरू होता है और ये खून गाढ़ा होने की तरफ से आपको कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ दिखते हैं। अगेन ये खून गाढ़ा होने की वजह से आपके बॉडी में क्लॉट्स आएंगे, क्लॉट्स आने की वजह से आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ेंगे, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, किडनी प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए हमें बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है एंड डायबिटीज़ इज़ नॉट समथिंग दैट हैज़ टू बी टेकन लाइटली। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी ये जानते हैं कि इंडिया इज़ नाउ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको एक फिगर यहाँ देना चाहूँगा। अगर आप वर्ल्ड का पॉपुलेशन अभी लें तो इसके अंदर अराउंड 70,000 करोड़ पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, अकॉर्डिंग टू रिसेंट गाइडलाइंस, रिसेंट स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर से आप लेंगे तो 4,000 करोड़ इज़ द पॉपुलेशन ऑफ डायबिटिक्स वर्ल्ड वाइड। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि डायबिटीज़ कितना ज़्यादा प्रिवेलेंट है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है दुनिया में। तो आप अगर एक पार्टी में जाएंगे तो 100 लोग वहाँ रहेंगे, उसमें से 5-6 लोगों को तो डायबिटीज़ रहेगा। तो इससे आपको पता चलता है इट इज़ नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली। एंड ऑल्सो बिकॉज डायबिटीज़ इन्वॉल्व्स ऑल द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपका जैसा मैं बताया, आपका ब्रेन है, हार्ट है, किडनीज़ है, इवन द पैंक्रियाज में भी प्रॉब्लम होता है। तो इसको ये पूरा एग्जैक्टली कॉम्प्लिकेशंस जानने के लिए आपको जस्ट गिव यू ब्रीफ बैकग्राउंड, आपको मैं थोड़ा समझाऊंगा कि डायबिटीज़ आता कहाँ से है और इसके टाइप्स कैसे होते हैं। इनिशियली WHO ने क्लासीफाई किया था डायबिटीज़ को इनटू 2 टाइप्स, दिस 1 and 2। 1 का मतलब ये होता है कि इंसुलिन बॉडी में पैदा हो ही नहीं रहा है। तो इंसुलिन ऐसी चीज़ है जो आपके शुगर लेवल्स को कम करती है। तो द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन में बॉडी कम हो जाएगा तो आपको शुगर लेवल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो इट इज़ लाइक अ सीसॉ समझिए आप। और इंसुलिन का काम क्या है आपकी बॉडी में, इंसुलिन का समझने के लिए इंसुलिन और शुगर की एनालॉजी ऐसी है। इंसुलिन आप एक कुंजी समझेंगे, एक की समझेंगे, और आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको लॉक समझेंगे। तो जब इंसुलिन ही बैठेगा लॉक के अंदर तो चाबी फिरेगी एंड द ग्लूकोज विल एंटर द सेल्स। एंड ये सेल्स को ग्लूकोज होना बहुत ज़रूरी है टू बी फंक्शनिंग नॉर्मली। अगर ये सेल्स ग्लूकोज नहीं लेंगे, शुगर अंदर नहीं लेंगे, तो ये सारा शुगर जो है आपके ब्लड में ही रहेगा और इसकी वजह से शुगर बढ़ता जाएगा। इस हद तक ही आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। तो ये ऐसा इंसुलिन अपने को बॉडी में कहाँ से आता, इंसुलिन कम्स फ्रॉम ऑर्गन कॉल्ड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में थोड़ा आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंसुलिन है। अब आपकी बॉडी उसको ज़्यादा यूज़ करेगी, जितना यूज़ करेगी उतना वो कम होते जाएगा। तो इसे खजाने की तरह ही समझिए। आपके यूज़ करने से ये क्वांटिटी कम होते जाएगी, जहाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है या वो इधर काम नहीं करेगा या कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो वो पॉइंट पे आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स स्टार्ट होंगे। अनदर कंडीशन ऐसा होगा कि डायबिटीज़ में जो टाइप 1 हम कहते हैं, ये सिचुएशन में आपके पैंक्रियाज में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, कि आपकी बॉडी खुद ऐसे सेल्स को प्रोड्यूस करती है और ऐसे सेल्स को मारती है जो खुद के ही होते हैं। यूजुअली हम जब इन्फेक्शन आता है तो इन्फेक्शन को आपकी बॉडी रिएक्ट्स टू द इन्फेक्शन और वाइट ब्लड सेल्स रिलीज करती हैं जो जाके इन्फेक्शन को अटैक करता है। लेकिन डायबिटीज़ में विदाउट द एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन आपके ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब बॉडी खुद के सेल्स को ही अटैक कर रहा है। तो इसके अंदर इंसुलिन की पूरी 0 हो जाता है, इंसुलिन लेवल्स, एंड देन पूरी कमी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को ज़िंदगी भर इंसुलिन पर होना पड़ेगा और ऐसे पेशेंट्स को हम टाइप 1 डायबिटिक्स कहते हैं। दोज आर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। सर, अभी आप इंसुलिन्स की बात कर रहे थे, वेरिएशंस बता रहे थे, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए ये भी बता दीजिए कि किस लेवल पर जाने के बाद एक्चुअली इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। मैं समझती हूँ कि किसी भी इंसान के लिए हर दिन इंजेक्शंस लेना अपनी बॉडी पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए समझाइए कि किस लेवल पे जाने के बाद इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और कितना हम इस पेन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, देयर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में बचपने से ही एट द मोमेंट दैट दे आर डायग्नोस्ड, जब उन्हें पता चलेगा फर्स्ट की डायबिटीज़ है, वो टाइम से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं जब उनके पास अंडरलाइंग इन्फेक्शन कुछ होता है या कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। तो उनके शुगर लेवल्स आप आमतौर पर देख लें तो शुगर लेवल्स आर अराउंड 200 समझिए, लेस देन 200 इन अ पेशेंट आफ्टर ईटिंग। ये पेशेंट्स के शुगर लेवल्स 400-500 के करीब होते हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि शुगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेंगे। तो ये पेशेंट्स इमरजेंसी वार्ड में आते हैं, हमारे पास इमरजेंसी रूम में आते हैं, शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, डिहाइड्रेशन की स्टेट में आते हैं, उनकी बॉडी इज़ कम्प्लीटली ड्राइड अप। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर देन वी स्टार्ट इंसुलिन एंड देन वी फिगर आउट द फ्यू टेस्ट जो हम करते हैं, उससे ये पता चलता है कि पेशेंट टाइप 1 है या टाइप 2 है। तो ये जो एक टाइप 1 हो गया, टाइप 1 पेशेंट्स में तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत ज़िंदगी भर पड़ेगी।
टाइप 2 इंसुलिन में, टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, जैसा आपके बॉडी के स्टोर्स डिप्लीट होते रहेंगे या आपका इंसुलिन जो ऑलरेडी बॉडी में है वो काम करना बंद कर जाएगा। ये जब सिचुएशन में ऐसा होता है जब पेशेंट इज़ वेरी ओबेस, पेशेंट बहुत ओवरवेट होते हैं, उनकी बॉडी में दे हैव बीन अब्यूजिंग इंसुलिन, दे हैव बीन अब्यूजिंग देयर वेट, दे हैव बीन अब्यूजिंग देयर फूड, तो इसके अंदर इंसुलिन के स्टोर्स ड्राई अप हो जाते हैं एंड देन एक ऐसा वक्त आता है जब इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान की बॉडी में इंसुलिन तो होता है बट वो एक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को हम इनिशियली वी स्टार्ट देम ऑन ड्रग्स, हम टैबलेट्स देते हैं उनको विच इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी रहती है और ये जो ब्लड सेल्स की कैपेसिटी रहती है कि वो इंसुलिन को अंदर लें और ग्लूकोज को अंदर लें, ये बढ़ाता है ये ड्रग। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इनिशियली आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये जब पुराना होते जाएगा, डायबिटीज़ शुगर पुराना होते जाएगा, जब इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ते रहेगा, तो जब आपको देखेंगे कि आप 1 दवा से या 2 दवा से या 3 दवा से शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है एंड आप जब HbA1c लेवल्स करेंगे दे विल बी मोर देन 8 के ऊपर रहेंगे, शुगर उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होएगा, उन्हें इन्फेक्शंस बार बार रिपीटेडली आते जाएंगे। अनदर चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शुगर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। आप जहाँ पर भी शुगर बॉडी में बढ़ेगा वहाँ पर जरासीम आने के चांसेस बढ़ेंगे, इसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस बढ़ेंगे एंड इन्फेक्शंस की वजह से अगेन आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगेन दिस इज विशियस साइकिल, बिकॉज इन्फेक्शन बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, शुगर बढ़ने से फिर इन्फेक्शन आएगा, तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये सिचुएशन में जब आपने ड्रग्स यूज़ किए हैं, टैबलेट्स यूज़ किए हैं और इसकी वजह से फिर भी आपका शुगर लेवल्स कम नहीं हो रहा है, तो वो सिचुएशन में आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये लोगों के अंदर एक वहम सा बैठ गया है एंड देन एक मिसकंसेप्शन सा आ गया है कि इंसुलिन इज़ अ पेनफुल थिंग। इंसुलिन इज़ अ वेरी पेनलेस थिंग। आजकल के नए एडवांसेस आ गए हैं जहाँ पर आपको इंसुलिन पेन देते हैं, तो इसकी वजह से आप बहुत ईजिली यू कैन इंजेक्ट इंसुलिन इनटू योर बॉडी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप साइड बदल के इंजेक्ट करें इंसुलिन। और इंसुलिन ऐसा भी आ गया है जैसे हम प्रीमिक्स इंसुलिन कहते हैं, इसके अंदर एक शॉर्ट एक्टिंग होता है और एक लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो ये दो मिला के आपका इमीडिएटली खाने के बाद का शुगर और आप जब नॉर्मली बैठते हैं या ओवरनाइट सोते हैं तो वो लेवल्स को कंट्रोल करेगा। तो इसके अंदर हमें इंसुलिन की डोसिंग भी कम हो जाएगी, आपको अपने आप को प्रिक करना भी नहीं पड़ेगा और इट इज़ अ रिलेटिवली पेनलेस थिंग। तो ये आपको थोड़ा दिस मिसकंसेप्शन हैज़ टू गो अवे। इंसुलिन आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो वी डू नॉट एडवाइज इंसुलिन बिफोर अ टाइम। हम ऐसा नहीं कि हर पेशेंट को इंसुलिन पर रखते हैं। आप अगर डाइट से इंटरवीन करेंगे, आपके डाइट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाएंगे, तो ये सब सिचुएशन में आपको इंसुलिन आने का जो डर है आपके अंदर और जो नौबत है इंसुलिन की, दैट कीप्स गोइंग अवे एंड अवे। तो आपको इंसुलिन की शायद ज़रूरत ना भी पड़े, या नए डायबिटिक्स जो बस अपनी गोलियों पे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बट दीज आई थिंक इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस इंटरव्यू। तो वी एनकरेज पेशेंट्स टू कम एंड विजिट अस वंस, so we can help them personalize a plan. There is no one size fits all in diabetes. हर पेशेंट के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, हर पेशेंट की बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है इंसुलिन को, हर पेशेंट का रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंसुलिन एक लेवल में अगर 10 यूनिट सपोज एक पेशेंट को दें, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पेशेंट्स में भी उतने ही लेवल ऑफ इंसुलिन ज़रूरत पड़े। उनको शायद कम पड़ सके, ज़रूरत पड़ ज़्यादा पड़ सके, या शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ सके। तो ये आपको आपको ये अपने आप के हेल्थ केयर वर्कर से और एक डायबिटोलॉजिस्ट से यू हैव टू फिगर आउट कि आपको कौन से तरीके का इंसुलिन लेना पड़ेगा या आपको इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं। सर कई बार हम देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है इट रन्स इन द फैमिली। अगर हमारे पेरेंट्स को है तो बच्चों को होता है, या अगर बच्चों को नहीं भी हुआ तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, जो पोते पोतियाँ या नाती नातियाँ होते हैं, उन तक ये बात जाती है। ये आपसे खास करके जानना चाहूँगी कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और वो डायबिटिक है तो उस सर्टन पॉइंट पे कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है आने वाले बच्चे को बचाना, या कितने चांसेस होते हैं कि आने वाला बच्चा भी डायबिटिक हो। ये क्वेश्चन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक्चुअली। देयर इज़ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी एज वी नो प्रेगनेंसी में इम्यून स्टेटस जो इंसान का होता है दैट इज़ अ लिटिल लो, तो इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपकी बॉडी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू होल्ड ऑफ इन्फेक्शंस। उसके ऊपर से अगर आपको डायबिटीज़ का भी इन्फेक्शन आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगा कि आपकी बॉडी की जिस्मानी क़ुव्वत एंड इन्फेक्शन से लड़ने की क़ुव्वत काफ़ी कम हो जाती है। इसके अंदर आपको ज़्यादा इन्फेक्शंस होंगे, कॉम्प्लिकेशंस के रेट्स भी बढ़ेंगे, एंड ये बिकॉज आपके इंसुलिन के बॉडी में रिजर्व्स भी कम रहेंगे, तो बॉडी में जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है पेट में रहने के टाइम पर, उसके अंदर भी ये इंसुलिन ज़्यादा रहने की वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। आप देख सकेंगे कि ये यूजुअली जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स के बच्चे होते हैं उन्हें सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये क्यों होता है? क्योंकि बेबीज़ का साइज़ बढ़ जाता है।
इंसुलिन कम रहने की वजह से बॉडी में शुगर ज़्यादा हो जाता है बच्चे के, जिसकी वजह से मैक्रोसोमिया बोल के कंडीशन कहते हैं, जिसमें बेबी का सर इन प्रोपोर्शन टू हिज बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बर्थ कैनाल में से बेबी की डिलीवरी काफ़ी मुश्किल हो जाती है, इसकी वजह से सी सेक्शन का उपयोग करना पड़ता है। सी सेक्शन की तरफ से फिर बेबी की डिलीवरी होती है। शोल्डर डिस्टोशिया बोल के कंडीशन है, जिसके अंदर बेबी का शोल्डर अटक जाता है बर्थ कैनाल में। सेक्रल एजेनेसिस बोल के कंडीशन है। तो बहुत सारी कंडीशन हैं जो बेबी को बस माँ के प्रेग्नेंट होने की वजह से आते हैं। एंड ये सवाल कि अगर बेबी को माँ की तरफ से शुगर आने का चांस है, तो डेफिनेटली इन देयर लाइफ टाइम बेबी बॉर्न, जो प्रेग्नेंट मदर्स को जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं, उनका शुगर आने का चांस व्हेन कंपेयर्ड, आप अगर कंपेयर करेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी के जो लोग होते हैं विदाउट डायबिटीज़, ये चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। खाना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऑफ कोर्स बॉडी को रन करने के लिए। तो काफ़ी बीमारियों को, हर बीमारी को बेसिकली हम बचा सकते हैं अगर हमारा डाइट अच्छा हो, हम प्रॉपर्ली अपने खाने पीने का या एक्सरसाइज का ध्यान रखें। तो व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़, आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, या कैसे हम अपनी बॉडी का ध्यान रखें कि हम डायबिटीज़ को या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को आने से पहले ही रोक सके, प्रिपेयर कर सके अपने आप को कि अच्छा खाना हम खाएं, अच्छे एक्सरसाइज हम करें, कौन से टाइप के खाने खाएं? जी, डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डाइट का बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि शुगर जो आता है, अगर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट रहेगा तो उसे शुगर ख़ानदानी तौर पर आएगी। तो अगर फैमिली में शुगर की हिस्ट्री है तो ये पेशेंट को शुगर बाय इटसेल्फ आएगी। इसके अंदर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते एक्सेप्ट टेक मेडिकेशंस, इंसुलिन लें, दवाएँ लें टाइम पर, अपने आप को हेल्दी रखें, एक्सरसाइज करें। पर ये टाइप 2 जब डायबिटीज़ की बात आती है, टाइप 2 डायबिटीज़ इसलिए आता है क्योंकि अपने ईटिंग हैबिट्स पुअर होते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने, क्योंकि अब पूरा डाइट जो है सो वेस्टर्न डाइट की तरफ बढ़ रहा है, जिसके अंदर वी आर सीइंग मोर सॉर्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एंड इंसुलिन के रिजर्व जो है सो बॉडी में कम होते हैं। तो सिंपल थिंग हमने याद रहना चाहिए कि शुगर में 2 किस्म के शुगर होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये करते हैं, इमीडिएटली आपके खाने के बाद शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा पीक होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी पीक होता है एंड देन थोड़ी देर के बाद फिर कम हो जाता है। तो ये पीक जो है, जैसे हम ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी कहते हैं, ये दैट इज़ मोर डेंजरस, ये ज़्यादा हानिकारक होता है दैन अ सस्टेन रिलीज। मतलब जो लेवल ज़्यादा आमतौर पर स्लोली राइज होता है और स्लोली फॉल होता है, इसके मुकाबले में जो पीक होता है, सडनली इंक्रीज़ होता है, सडनली डिक्रीज़ होता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा पेशेंट्स के लिए। तो ये अपने इसलिए समझना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल के मुकाबले में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेहतर होते हैं, ये स्लो पीक करते हैं, इससे ज़्यादा शुगर्स में डिफरेंस नहीं आता है एंड आपको ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगे। और एक चीज़ याद ये रखना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में इफ़ यू टेक इट विद वेजिटेबल्स, जैसे हम हरी तरकारी बोलते हैं, हरी सब्जी और तरकारी, इसके अंदर आपके पास डाइटरी फाइबर ज़्यादा रहेगा। डाइटरी फाइबर का ये मतलब रहेगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल्स उतना ज़्यादा राइज नहीं होंगे। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपके जो डाइट प्लान्स हैं उन्हें इस तरह आप स्विच करें कि अगर आपके टोटल कैलोरीज आप 100% लें, 100% में से आपके नंबर ऑफ़ कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी हम आप ऑल ऑफ पीपल हैव नाउ एक्सेस टू व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया एंड गूगल, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका डाइट प्लान कैसा बनाना है। और एल्स आप यहाँ पर हॉस्पिटल भी विजिट कर सकते हैं, वी हैव अ डाइटिशियन हियर जो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान बना के देगा डायबिटीज़ के लिए। इसके अंदर 40 to 50% ऑफ आपका जो टोटल कैलोरीज़ है, जो आपकी क़ुव्वत है, ये आप कार्बोहाइड्रेट से ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन द सेंस आपका जो रोटी होते हैं, चावल होते हैं एंड मैदा होता है, ये आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स जो आपके चावल का जो कवरिंग नहीं निकालते हैं, डीहस राइस इसे कहते हैं, वो होता है एंड इसके अंदर आप वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे। तो ये मिला के कुल मिला के आपका 40 to 50% ये होगा टोटल एनर्जी में से एंड देन 30% आपका प्रोटीन से आएगा। प्रोटीन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जो बॉडी में प्रोटीन्स विल गिव यू मोर एनर्जी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब प्रोटीन से जो आपको क़ुव्वत आती है वो ज़्यादा देर तक आती है और ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहती है। शुगर जो क़ुव्वत आती है वो इमीडिएटली आती है, थोड़ी देर के बाद एक क्रैश होता है। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप ज़्यादा शुगरी थिंग्स खाते हैं जिसमें शक्कर का कंटेंट ज़्यादा होता है, यू फील एक्साइटेड फॉर अ वाइल एंड देन इमीडिएटली एक क्रैश के जैसा आता है जहाँ पर आप यू फील टायर्ड, पेशेंट बहुत कमज़ोर महसूस करता है, इरिटेबल महसूस करता है। ये इसलिए वजह है क्योंकि बॉडी में शुगर लेवल्स काफ़ी कम हो रहे हैं। और एक थर्ड पार्ट ऑफ द डाइट इज़ फ्रॉम फैट्स। फैट्स में से आप जो कॉम्पोनेंट आएगा दैट इज़ अराउंड 20 to 25%। फैट्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि फ़ैट्स हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है,
पब्लिक के अंदर एक ये डर बैठा हुआ है कि फ़ैट्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ता है। फ़ैट्स नॉर्मली आपके बॉडी का एक हिस्सा है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका जो लाइनिंग होती है वो फ़ैट्स की होती है। तो फैट लाइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी एंड एनर्जी लेवल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फैट्स। तो ये आप डिवाइड कर लें, 40 to 50% कार्बोहाइड्रेट से लें, 20 to 30% प्रोटीन से लें और 22% के नीचे फैट से लें। तो ये ऐसे डिवाइड करने से आपको एक हेल्दी बैलेंस्ड मील जो हम कहते हैं ये मिलेगा और आपके शुगर लेवल्स भी स्पाइक नहीं होंगे और आपको आगे चलकर भी प्रॉब्लम्स काफ़ी कम होंगे। आने वाला महीना जो है सर रमज़ान का है और फास्टिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ मुस्लिम्स लाइफ। तो सर ये जानना चाहेंगे कि जो डायबिटिक होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रमज़ान के महीने में, क्योंकि दे हैव टू फास्ट फॉर अबाउट 13 से 14 घंटे तक का उनका फास्टिंग का जो स्पैन होता है। तो कैसे अपनी बॉडी को प्रिपेयर करें और कौन लोग हैं वो जो मतलब किस लेवल के डायबिटिक है जो फास्टिंग कर सकते हैं, या कितना इम्पॉर्टेंट आपको लगता है कि अवॉइड करना है अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, क्या अवॉइड किया जा सकता है रमज़ान के महीने में डायबिटिक्स के लिए आपकी तरफ से एक एडवाइस सर? जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि अभी रमज़ान इज़ अराउंड 15 डेज़ का टाइम है और डायबिटिक्स में स्पेशली हम देखते हैं कि शुगर लेवल्स काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर WHO ने थोड़े क्राइटेरिया डिफ़ाइन किए हैं जो डिवाइड करता है लोगों को इनटू अ लो रिस्क ग्रुप एंड अ मॉडरेट टू हाई रिस्क ग्रुप। तो ये लो रिस्क ग्रुप में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें फास्टिंग कर सकते हैं, रोज़ा रह सकते हैं, इससे उन्हें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? जिन्हें बस टैबलेट से शुगर लेवल्स कंट्रोल में होते हैं, ये एक वजह है। सेकेंड, जो लोग जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें शुगर लेवल्स क्रिटिकली लो नहीं होते, ऐसे लोगों के अंदर आप ज़्यादा टाइम तक फास्टिंग करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। तो ये लो रिस्क ग्रुप में ऐसे लोग आएंगे जिन्हें पहले कभी हाइपोग्लाइसीमिया का महसूस या इफेक्ट नहीं हुआ हो। हाइपोग्लाइसीमिया हम जब कहते हैं कि शुगर लेवल्स आपके बिलो द लिमिट ऑफ 60, जैसे नॉर्मल शुगर लेवल अराउंड 100 के करीब है, 100 के करीब है, तो ये 60 के नीचे जब आपका शुगर लेवल्स गिरता है तो वो क्रिटिकल लेवल्स होते हैं जो आपकी बॉडी कैन नॉट कोप, आपका बॉडी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो उसके नीचे देयर आर फ्यू सिम्टम्स मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि ये पेशेंट को कैसा ही नज़र रखना है एंड कैसा फिगर आउट करना है कि ये हमें सिम्टम्स आ रहे हैं। थर्ड, ऐसे लोग हैं जो इंसुलिन बार बार नहीं लेते हैं, जिन्हें एक ही बार रात में, जैसे हम बेसल इंसुलिन कहते हैं, वो रात में बस एक डोज ऑफ इंसुलिन लेते हैं। थर्ड, चौथे कैटेगरी ऐसे होते हैं जिन्हें पहले इन्फेक्शंस कभी ना हो और इन्फेक्शंस में कभी आने की वजह से शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, विशियस साइकिल होता है शुगर के पेशेंट्स में, शुगर की वजह से इन्फेक्शन आता है, फिर इन्फेक्शन की वजह से शुगर बढ़ता है, तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो ऐसे लोगों के अंदर रोज़ा रहना इज़ नॉट वाजबी। आपको ये इस्लाम ऑल्सो गिव्स यू, आपको थोड़ा लीवे देता है इसके मद तक कि आप रोज़ा अगर नहीं रह सकें तो आपको ज़रूरत नहीं है रोज़ा रहने की, आप बाद में चलकर रोज़े का भरपाई कर सकते हैं। हाई रिस्क में कैटेगरी में कौन से लोग आएंगे? जिन्हें इंसुलिन 3-4 बार लेना पड़ेगा, जो टैबलेट से भी जिसका शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आएगा, जिससे पहले बार बार हाइपोग्लाइसीमिया, जिसके अंदर शुगर डाउन होने के अटैक्स आए हुए हैं ऑलरेडी, और जो लोगों के अंदर इन्फेक्शन हैं, तो ये लोगों को एडवाइजेबल नहीं है कि रोज़ा रखें। ऐसे लोग बाद में चलकर रोज़े के रमज़ान के बाद भी रोज़ा रह सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सूरह बकरा में देयर इज़ एन आयत 195 इट सेज, आपने हाथ से अपना कोई नुकसान ना करें, डू नॉट बी द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। इसके अंदर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके रोज़े में आपसे रोज़ा नहीं रहा जा रहा है या आपको हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स हो रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर आप रोज़ा अपना तोड़ सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं, इससे कुछ आपको नुकसान नहीं होगा। आप अगर रोज़ा कंटिन्यू करेंगे तो शायद उससे आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये आप प्लीज़ अपने दिमाग में रखें कि रोज़ा तोड़ना आपके लिए जायज़ है, आप तोड़ भी सकते हैं। और नहीं तोड़ने से आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे दैट इज़ वेरी मच लेस देन व्हाट आप रोज़ा कंटिन्यू करने से रहेंगे। और एक चीज़ मैं अब यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि हाइपोग्लाइसीमिया जो कहते हैं हम, शुगर लेवल 60 के नीचे जब गिरते हैं तो इसके इम्कानात क्या होते हैं और ये सिम्टम्स क्या होते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं रोज़े में लोग सुबह में सहरी में खाना खाएंगे एंड इफ्तार तक उन्होंने कुछ भी नहीं खा सकते हैं। तो ये जो अभी रफली 12-13 घंटे का जो ड्यूरेशन रहेगा, इसके अंदर शुगर लेवल्स इनिशियली बढ़ेंगे, फिर थोड़ी थोड़ी देर तक एट अराउंड 3 बजे के टाइम पे शुगर लेवल्स गिरना शुरू होंगे। तो अब कैसा पता चलेगा पेशेंट के शुगर लेवल्स गिर रहे हैं? एक चीज़ आप देख सकते हैं कि पसीना ज़्यादा जाएगा, आपके बॉडी को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके शुगर लेवल्स गिर रहे हैं, तो आपको एक सिग्नल की तरह देगा, आपको पसीने जाना शुरू होंगे, थरथराहट होगी, बेचैनी होगी बॉडी में, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, बाज़ वक़्त आपका सेंसोरियम जो कहते हैं, जो होश कहते हैं, गुनूदगी में जाएगा इंसान।
तो ये टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि आपके घर में ग्लूकोमीटर हो, जिसकी तरफ से आप शुगर चेक कर लें इमीडिएटली। आप या आपके बाजू वाले को जो आपके केयर प्रोवाइडर होते हैं शुगर लेवल चेक कर लें। अगर 60 के नीचे शुगर लेवल जाएंगे और आप होश में हैं तो इमीडिएटली कुछ भी आप शुगरी ड्रिंक खा लें, या शुगर टैबलेट्स भी आते हैं जो आप ले सकते हैं मार्केट से, ये खा लें और आपका शुगर लेवल क्विकली 100 के करीब ला लें। पेशेंट जो शुगर लेवल्स यहाँ पर करेक्ट नहीं करते हैं वो गुनूदी में जाना शुरू करते हैं, और इनकी वजह से इनका एयरवे जो कहते हैं, जो हलक कहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो थूक नॉर्मली इंसान निगल के थूक सकता है वो कैपेसिटी चली जाती है इंसान की, जिसकी वजह से ये थूक लंग्स में जा सकता है, जिसकी वजह से निमोनिया हो सकता है। सेकेंड थिंग, फिट्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं। शुगर लेवल्स अगर फिर गिर जाएँ 30-40 के करीब तो फिट्स का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए आप बहुत ध्यान रखें। ये 4-5 सिम्टम्स जो मैंने अभी बताया इसे नज़र रखें, और ये सिम्टम्स आने पर अपना शुगर लेवल्स चेक करें और शुगर को करेक्ट करें। कोविड एक ऐसी प्रॉब्लम आई थी सर जिसने हर हिस्से को लाइफ के टच किया है। तो अगर डायबिटिक्स की लाइफ को हम देखें तो कैसे इम्पैक्ट छोड़े हैं कोविड ने, या जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रोज़मर्रा देखते हैं नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को। तो डायबिटिक पेशेंट्स ने कॉमन प्रॉब्लम्स को क्या सफ़र की है कोविड के बाद? एक तो कोविड की वजह से ऐसा कोई हिस्सा नहीं है ज़िंदगी का जो अफेक्ट नहीं हुआ है, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स टू पेशेंट्स टू रेगुलर पीपल जो होते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, बट दिस कॉम्प्लिकेशंस हमने ये देखा है कि शुगर के पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि शुगर के पेशेंट्स में ऑलरेडी जो जिस्मानी क़ुव्वत होती है इन्फेक्शन से लड़ने की, ये काफ़ी कम होती है। अब उसके ऊपर से अगर पेशेंट को कोविड का इन्फेक्शन आ जाएगा तो ये इन्फेक्शन काफ़ी सीरियस भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसके निमोनिया बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे, खून गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लॉट्स बढ़ेंगे, और ये क्लॉट्स कहीं पर भी जाके बैठ सकते हैं। अगर दिमाग में जाके बैठें तो आपको फालिस का अटैक आएगा, अगर हार्ट में जाके बैठेंगे तो हार्ट अटैक आएगा, किडनी में जाके बैठेंगे तो एक्यूट किडनी इंजरी जिसे हम कहते हैं, किडनी अटैक, ये आएगा। और बाज़ वक़्त तो ये लंग्स में भी खून के क्लॉट्स बनते हैं और ये जाके लंग्स में भी, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और पेशेंट्स क्योंकि डायबिटिक्स हैं, इनके अंदर हम एक ट्रीटमेंट कैटेगरी में स्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं कोविड पेशेंट्स के अंदर, और ये स्टेरॉइड्स ऐसी जो दवा है दैट इज़ अ सिंगल लाइफ सेविंग ड्रग। WHO ने ये बताया है कि कोविड के पेशेंट्स में स्टेरॉइड का सही उपयोग और टाइम पर उपयोग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बास पेशेंट्स स्टेरॉइड्स को जल्दी यूज़ करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वायरस ज़्यादा पनपता है और बड़ा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी बढ़ेगा और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगे। तो सही टाइम पर आई विल नॉट सजेस्ट किसी को भी कि खुद सेल्फ मेडिकेट करें। ऑलवेज कॉन्टैक्ट आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कौन से टाइम पर क्या मेडिकेशन शुरू करना है। और ये भी देखा गया है कि स्टेरॉइड्स के पेशेंट्स में, स्टेरॉइड जब हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं, इनके शुगर लेवल्स आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसकी वजह से अगेन जैसा मैंने बताया कॉम्प्लिकेशंस बढ़ना शुरू होते हैं। ये एक इडियम है जो बहुत पहले से ही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इससे अपने को यही मालूम होता है, इन कोविड ऐसी चीज़ है जो हमें बार बार याद दिला रही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक बार आपको कोविड की बीमारी हो गई तो देन उससे निकलना, स्पेशली पेशेंट्स को जिसमें ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो काफ़ी मुश्किल है। तो आप आपके तौर पर घर बैठे क्या कर सकते हैं, कोविड के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ है जो फैलती है, काफ़ी जल्दी से फैलती है। आपने देखा है कि ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ऑफ द वर्ल्ड अफेक्टेड है कोविड की वजह से, और ये रेस्पिरेटरी इलनेस है जो छींकने से, खांसी से फैलती है। तो अपने आप को बचाने का एक तरीका ये है कि आप मास्क पहने, सोशली डिस्टेंस करें अपने आप को। ये बार बार लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी इसका ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर भी हर वेव के बाद हम ये देखते हैं कि थोड़ी जब वेव कम होती है, पेशेंट्स कम होते हैं, पीपल फिर शुरू करते हैं, लोग फिर यही शुरू कर देते हैं कि लोगों में मिलना जुलना, बगैर मास्क के बाहर निकलना। ये बिल्कुल गलत है। अब ये भी अब रिसेंटली न्यूज़ में भी आ रहा है कि एक 4th वेव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर हमें बहुत पहले के 3 वेव से हमें सीखना है, समझना है, एंड इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ऐड करना है, क्योंकि हम जो करते हैं इसकी वजह से आजू बाजू वालों को भी इन्फेक्शन फैलेगा। और कोविड में ये खासियत है कि इनिशियली जब कोविड आएगा, पहले के 2-3 दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन्फेक्शन है। ये टर्म है से हम वायरीमिया का फेस कहते हैं, जिसमें वायरस बढ़ता है, पनपता है, बड़ा होता है, फिर आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे। लेकिन ये टाइम पर ऐसा होता है कि आप ये इन्फेक्शन दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन आपको सिम्टम्स नहीं रहेंगे। तो आप सोचेंगे कि आप सेफ हैं, लोगों से जाके मिल सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट आप ये इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं। यही वजह से कोविड इतना ज़्यादा फैल चुका है लोगों में। एंड इसके लिए हमें वी हैव टू फॉलो द बेसिक प्रोसीजर्स एंड बेसिक प्रिकॉशंस। हमेशा सेम ही रहेंगे। हाथ धोने का है अपने को, एंड वी हैव टू यूज़ मास्क। हमेशा बाहर जाएंगे मास्क यूज़ करेंगे, सोशली डिस्टेंस अपने आप को करेंगे। वेव आया तो गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाएंगे। पार्टीज़ एंड फंक्शंस इन्हें कट डाउन करेंगे। हमेशा ये चीज़ याद रखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर।
ये शुगर की बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो, कोविड हो, निमोनिया हो, कोई भी बीमारी में हमेशा ये याद रखें, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और हमारा इस मकसद यही है इंटरव्यू का एंड सियासत टीवी के थ्रू इसे बोलने का कि लोगों के अंदर ये एजुकेशन हो और ये समझ सकें एंड अंडरस्टैंड कर सकें ये प्रॉब्लम्स को और आने से पहले इसे रोक सकें। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो एज देख के नहीं आती। अगर आप हाइपरटेंशन वगैरह की बात करें तो एक सर्टन एज के बाद आपको ये प्रॉब्लम आएगी, पर डायबिटीज़ इज़ समथिंग जो छोटे बच्चे हैं हम देखते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो उन पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कैसे, क्योंकि बच्चे हैं उनको वो जो क्रेविंग होती है मीठा खाने की या अपनी डाइट में जो देखते हैं आजू बाजू में देखते हैं बच्चे जो खा रहे हैं उनकी भी इच्छा करती है खाने की, तो कैसे पेशेंट्स अपने बच्चों को संभाले या कैसे डाइट उन्हें दे इन स्पाइट ऑफ हैविंग डायबिटीज़, एक कॉमन डाइट वो कैसे अपने बच्चों को दे सकते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी सर? तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसके अंदर हम एक चीज़ कहते हैं जो ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोल के होता है, जो हम शुगर लेवल्स कंपेयर करते हैं डिफरेंट फूड्स के। तो मैं हमारी ऑडियंस के सामने एक क्वेश्चन रखूँगा, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। मैं आपको 4 खाने के नाम बताऊँगा, आप सोचिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन सी चीज़ का होगा। एक अपना वाइट ब्रेड, सेकेंड चॉकलेट, थर्ड आइसक्रीम एंड फोर्थ फ्रूट्स। तो ये 4 चीज़ों में आप सोच के ये मुझे बताइए कि इसके अंदर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है जिसके अंदर खाने की क्षमता शुगर को काफ़ी बढ़ाने की, ये हाईएस्ट किस में होगा। मैं आपको 5 सेकेंड दूंगा ये क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए। जब भी मैंने ये सवाल लोगों के सामने रखा है सब ने यही जवाब दिया है कि इधर चॉकलेट या आइसक्रीम। ये ऐसा नहीं है। हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कहते हैं वो वाइट ब्रेड का है, इट इज़ अराउंड 75। मतलब इक्वल अमाउंट्स ऑफ शुगर देंगे और वाइट ब्रेड देंगे तो वाइट ब्रेड का चांस शुगर बढ़ाने का इज़ अराउंड 75। तो ये एजुकेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि अगर चॉकलेट से बचें, आइसक्रीम से बचें, खाना बस खाएं। इवन ब्रेड, जो प्लेन ब्रेड आती है वाइट ब्रेड, इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है जो शुगर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये एजुकेशन आप जब पेशेंट आपके डॉक्टर से मिलेंगे तो ये हम आपको समझा सकेंगे कि कौन से डाइट आप ले सकते हैं और कौन से डाइट से दूर रह सकते हैं। बट मोटी बात अगर आप समझना चाहेंगे तो हमेशा याद रखें, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके अवॉइड करें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपका बल्क रहना चाहिए खाने का। एंड प्रोसेस्ड फूड्स एंड फास्ट फूड्स, इनको बहुत सोच समझ कर यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मत यूज़ करें। आई अंडरस्टैंड छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें शुगर की तलब होती है, खाने की मीठे की तलब होती है, तो वी आर नॉट सजेस्टिंग कि आप बिल्कुल ही बंद कर दें। आप थोड़े क्वांटिटीज़ में कभी कभी ले सकते हैं, बट इसके साथ हमेशा ये याद रखें कि थोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। फ्रूट से आपको नॉर्मल कैलोरीज मिल जाएंगे, थोड़ा मीठा भी मिल जाएगा। एंड हमेशा ये याद रखें एक्सरसाइज करें। शुगर के पेशेंट्स में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और शुगर का इफेक्ट्स मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा, इसमें भी आपको मैं एग्जाम्पल दूँगा। अगर आप एक नॉर्मल इंसान लें, वाई शुगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है और इतने ज़्यादा के लोगों के बारे में शुगर के लेके डर क्यों है, ये इसकी वजह से है। शुगर के जब आप पेशेंट का आर्टरीज लेंगे, जो रग हम बोलते हैं, खून के जो रग बोलते हैं, वो आप कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल इंसान के साथ। एक एग्जांपल दूंगा मैं ना, एक 60-70 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो नॉर्मल है, उसे ना शुगर है, ना हाइपरटेंशन है, ना हार्ट प्रॉब्लम्स है। ऐसे इंसान के रग अगर आप खोल के देखें और इसको आप एक डायबिटिक पेशेंट से कंपेयर करें, वो डायबिटिक पेशेंट इज़ ओनली 30 या 40 एज में उसके आर्टरीज या रग ऐसे हो जाते हैं जो नॉर्मल पेशेंट 70 या 80 ईयर्स का होता है। इसका ये मतलब है कि 20 ईयर्स तो पेशेंट एजेस, मतलब 20 ईयर्स बाद जो आपको कॉम्प्लिकेशन दिखेंगे वो डायबिटिक्स में 20 साल पहले दिखने में आते हैं। दैट इज़ वाई हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। खून के कुछ क्लॉट्स हैं उन्हें प्रिवेंट करना पड़ेगा। आपको ये ब्लड थिनर्स एंड ऑल की एजुकेशन आप एक बार जब डॉक्टर से मिलेंगे तो आई कैन प्रॉपर्ली गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर सर, और आपने जो वैल्यूबल एडवाइस दी है हमारे व्यूअर्स के लिए, आई एम श्योर काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और मैं हमारे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल में डिस्काउंट पर थोड़े टेस्ट्स हैं जो आके अवेल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द सियासत के जो व्यूअर्स हैं वो आकर हमारे हॉस्पिटल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके अंदर हम लोग डायबिटिक स्क्रीनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड विमेन कैंप्स प्रेगनेंसी के लिए भी जो टेस्ट हैं, थोड़े प्रोफाइल्स हैं जो आके अवेल कर सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस इज़ कि आप अगर आपके अंदर शुगर है और ये हिडन है, आपको अभी पता नहीं चला है कि आपको शुगर है, तो ये स्टेज में हम बस डाइट से और एक्सरसाइज से भी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
तो ये लेवल पर इंटरवीन करने से आपके शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहेंगे और आपको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। साथ ही हमारे व्यूअर्स को बता देना चाहेंगे कि डॉक्टर से मुलाकात एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कॉमन मैन, जो हमारे आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में होने वाली छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ तक पहुँच सके, उनकी हेल्प कर सके। तो अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी कोई भी तरह से, किसी भी तरह से हेल्प हो रही है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन वीडियोस को शेयर करें जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो भी प्रॉब्लम में हैं, जिनको आपको लगता है कि ये बातें उनको हेल्प करेंगी, उनके साथ आप शेयर कीजिए। हम शुक्रगुजार हैं सियासत टीवी के जो एडिटर है आमिर अली ख़ान साहब का, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है। वो चाहते हैं इन अ वे हम किसी न किसी तरह से लोगों की हेल्प कर सके। तो यही हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम में किसी भी तरह की तब्दीलियाँ लाएँ या इम्प्रोवाइज़ करें, तो वो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि कैसी आप बातें जानना चाहेंगे, किस एक्सपर्ट से आप बातें जानना चाहेंगे, या कैसे हम इस प्रोग्राम को इम्प्रोवाइज़ करें और बेहतर बना सकें हमारे व्यूअर्स के लिए। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी।